आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आग लगा डालेंगे एकदम, आग लगा डालेंगे एकदम, फाड़ देंगे। आ जाओ, कल अपना लास्ट दिन बचा है पढ़ने के लिए, कल अपना लास्ट दिन है पढ़ने के लिए और अपने को कल फाड़ देना है, ठीक है। अभी तक आपको मैंने जो भी गाइड किया था, इस वीडियो के पहले मैं 2 वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूं जहां पे मैंने कंपनी लॉ पे पूरा क्लैरिफिकेशन कर दिया था कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, आप उस तरह से पढ़ लिए हो। और साथ ही साथ मैंने आपको उसके पिछले वाले वीडियो में बहुत सारे टॉपिक्स बता दिए थे जो पढ़ना है आपको एग्जाम ओरिएंटेड। आज मैं आपके साथ एक तरह का रियलिटी चेक करूंगा और आप मेरे को जवाब दोगे फ्रेंडली तरह से कमेंट में कि यस सर वी हैव कवर्ड दिस टॉपिक, राइट। तो आपको मैं चैप्टर वाइज डिवाइड करता हूं कि क्या आपको पढ़ना था, और कुछ पास्ट पेपर क्वेश्चंस का भी डिस्कशन करूंगा। जो पेपर में मैं जो बता रहा हूं वो पास्ट पेपर ही हिसाब से बता रहा हूं। और दूसरा चीज है, देखो आप अभी तक जो पढ़ना था पढ़ लिए, ये चेक है, ये रियलिटी चेक है कि आप ये क्वेश्चन छोड़ के ना जा रहे हो एग्जाम में, ठीक है। ये आपको करना पड़ेगा। तो चलिए एक बार भयंकर वे में हर चीज को एनालाइज कर लेते हैं ताकि अपना कंसेप्ट क्लियर हो जाए। स्टार्टिंग विथ कंपनी लॉ, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ डायरेक्टर्स। चलिए बात कर लेते हैं कि डायरेक्टर में आपने क्या क्या पढ़ा और आप क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। आई होप डायरेक्टर में आपने कुछ कवर किया है, जैसे कि आपने ये वुमेन डायरेक्टर वाला पोर्शन कवर किया है, वुमेन डायरेक्टर वाला पोर्शन आपने कवर किया है, एमसीक्यूज के लिए भी, ये सारे एमसीक्यूज के लिए कवर किया है आपने, ठीक है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का भी रिक्वायरमेंट आपने कवर किया है, राइट। अच्छा, ये वीडियो ओल्ड और न्यू दोनों के लिए है। अब देखिए, इसके बाद आप एक बार के लिए डिन पढ़ के जाएंगे। डिन, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, लॉन्ग क्वेश्चन एक्सपेक्ट करिएगा, इससे आने का चांसेस हो सकता है डिन से, ठीक है। डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर से लॉन्ग क्वेश्चन आने का चांसेस हो सकता है। आप एक बार डिन पढ़ लीजिएगा, मतलब कैसे अप्लाई होता है पूरा सेक्शन 153 154 वाला, कब अप्लाई करते, क्या क्या देते और कितना महीना में, मतलब 1 मंथ में डिन मिल जाता है, DIR 3A 3B 3C वही वाला चीज़ है, ठीक है। ओके, उसके बाद मैं आपको बोलूँगा कि आप सेक्शन 164 पढ़े होंगे। सेक्शन 164 डील्स विद डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, राइट। आपने सेक्शन 166 पढ़ा होगा जो बेसिकली डील करता है ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर, राइट। आपने सेक्शन 168 पढ़ा होगा, 169 पढ़ा होगा जो बेसिकली डील करता है रिमूवल एंड रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर से। आर वी थ्रू विद दिस। और आपने एक चीज़ पढ़ा होगा जो बेसिकली डील करता है ड्यूटीज नहीं, बेसिकली डील करता है पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से, कि व्हाट आर द पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आर वी थ्रू विद दिस। आपने डिस्क्वालिफिकेशन ड्यूटीज 168 169 अच्छी तरह से पढ़ा होगा। 168 169 बेसिकली रेजिग्नेशन एंड रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स है और पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। आपने ये अच्छी तरह से कवर किया है। अगर आपने इसको अच्छी तरह से कवर किया है तो लिखो डायरेक्टर डन, डायरेक्टर हो गया, फिर इतना काफ़ी है डायरेक्टर पे आपको पढ़ने के लिए, ठीक है। आई रिपीट माई सेल्फ, क्या पढ़ना है डायरेक्टर में? डिस्क्वालिफिकेशन, ड्यूटी, रिमूवल, रेजिग्नेशन, पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और अभी जो मैंने आपको बताया कि हमारे लिए ये डिन भी इम्पॉर्टेंट है, ये डिन भी इम्पॉर्टेंट है। ये एक बार आप इसको गो थ्रू कर लेंगे, आप इसको छोड़ के नहीं जाएंगे। अगर आप इससे और ज़्यादा अच्छा पढ़े, प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ यू। चलिए उसके बाद बैक रिवर्स मारते हैं मीटिंग चैप्टर में, कि मीटिंग चैप्टर में अपने को क्या पढ़ना है। मीटिंग चैप्टर में अपने को क्या पढ़ना है भैया, क्या छोड़ के नहीं जाना है और किस पे ध्यान देना है। मीटिंग चैप्टर पे जो आप ज़्यादा ध्यान देंगे लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए, वो आप प्लीज़ एनुअल जनरल मीटिंग पे ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 96 एनुअल जनरल मीटिंग में आप ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 100 EGM पे आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ नोटिस पे भी आप ध्यान दीजिएगा। केस स्टडीज़ के लिए एक क्वेश्चन आ सकता है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप उसको कैसे लिखेंगे और स्कोर कैसे करेंगे, ठीक है। सेक्शन 101 नोटिस ऑफ द मीटिंग, राइट। अभी जो नोटिस ऑफ द मीटिंग है ना, या आप इसको एक बार ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस के लिए बेसिकली इसमें ध्यान रखेंगे नोटिस कितना दिन में सर्व होता है, 21 क्लियर डेज। मैंने आपको बताया कि 21 क्लियर डेज आप काउंट कैसे करते हो, प्लीज़ उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कोरम एंड ऑल वाले ये वाला पूरा पोर्शन आप थोड़ा MCQs में देख सकते हैं, ऐसे पूरा पढ़ने का आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। देखिए मैं ये आज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको मैं पहले बताऊंगा तो आप वही बस यही पढ़ के चले जाओगे। मैं चाहता हूँ कि मैं आपको और रिविजन को बेटर करूँ, आपका पढ़ा हुआ चीज़ को रिविजन में बेटर करूँ, ठीक है। मैं भगवान नहीं हूँ,
मैं अपने कंसेप्ट को यूज़ करके दावा कर सकता हूँ कि यस आपको मैं हेल्प करूँगा 60+ स्कोर करने के लिए, या आज जो टॉपिक बता रहे हैं वो टॉपिक से 60+ स्कोर हो जाएगा। मतलब बोलने का मतलब ये है कि आप ये छोड़ के तो नहीं जा रहे हो ना, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, ये सब को आप अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। रिवीजन पर्सपेक्टिव से इस सब को अवॉइड कर सकते हो। पढ़ लियो तो वेल एंड गुड, पढ़ाई में कोई अंत नहीं है, बट वो वाला पोर्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसको पढ़े हो। अच्छा, ई वोटिंग लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए प्लीज़ भूलना मत। ई वोटिंग लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए प्लीज़ भूलना मत। ई वोटिंग लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए प्लीज़ मत भूलना। ई वोटिंग लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए प्लीज़ मत भूलना, ठीक है। नेक्स्ट, बेसिकली लॉन्ग क्वेश्चन का ही डिस्कशन चल रहा है, ओके। उसके बाद मीटिंग्स खत्म होने के बाद अपना टॉपिक था शेयर कैपिटल, राइट। अपना टॉपिक था शेयर कैपिटल। आ जाइए, शेयर कैपिटल में लॉन्ग क्वेश्चंस में क्या पढ़ना है, शेयर कैपिटल में लॉन्ग क्वेश्चंस में क्या पढ़ना है देख लेते आइए। शेयर कैपिटल में लॉन्ग क्वेश्चंस में क्या पढ़ना है देख लेते आइए। देखिए, बाकी सब आप एमसीक्यू पर्सपेक्टिव से फोकस करिएगा। लॉन्ग क्वेश्चंस मतलब जो भूल के नहीं जाना है आपको, जो भूल गलती से भी छोड़ के मत जाइएगा, वो है बाईबैक। बाईबैक का क्वेश्चन आप छोड़ के मत जाइएगा, स्पेशली ये वाला प्रोहिबिशन ऑफ बाईबैक। ये लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है बाईबैक से। अच्छा, आप बोनस इशू छोड़ के मत जाइएगा, आप राइट इशू छोड़ के मत जाइएगा, ठीक है। बाकी को आप गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। स्वेट इक्विटी एक बार पढ़ लीजिएगा लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। आर वे थ्रू विद दिस, इसका आप बेसिकली ये एमसीक्यू पर्पस के लिए याद रख सकते हैं, एमसीडी, पीआर, अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज एंड ऑल। देखिए, एंड टाइम में आपको रिवीजन करना है, राइट। तो आप क्या क्या रिवीजन करोगे, पढ़ लिए, डन एंड डस्टेड, प्राउड ऑफ यू। बट ये सब भूलना नहीं, एकदम सटा देना अपना दिमाग, फट सट एकदम आंसर आना चाहिए। डन है, डन है आपके लिए, यहाँ तक क्लियर हुआ। अच्छा, एमसीक्यूज वगैरह कॉमन है। अगर आपको कुछ पूरा स्कोर करना है एमसीक्यूज के लिए तो आपको ये सब टर्म आना चाहिए। प्राइवेट प्लेसमेंट कितना देना है, किसको देना है। प्राइवेट प्लेसमेंट का भी कोई भी एनी 6 पॉइंट्स आप पढ़ लेना, ठीक है। सिक्योरिटी मतलब सेफ्टी साइड के लिए, डन, ओके। नेक्स्ट कमिंग विथ ऑल्टरेशन। ऑल्टरेशन में आप फोकस करना फ्रॉम वन स्टेट टू वन अनदर स्टेट वाले लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, ठीक है, फोकस करना, ओके। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल में फोकस करना, डॉक्ट्रिन्स में शॉर्ट नोट्स पे फोकस करना, सेक्शन 8 में ज़रूर फोकस करना, स्टेप ऑफ इनकॉर्पोरेशन इंपॉर्टेंट होता है, बट ये लास्ट टर्म आ गया था तो आप अवॉइड कर सकते हो। अच्छा, ओपीसी 1% कंपनी से रिलेटेड, कि 1% कंपनी कौन खोल सकता है, एक नेचुरल पर्सन खोल सकता है जो रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट दोनों हो सकता है, राइट। अगर आप ओपीसी खोलना चाहते हो तो तुम स्पाइस प्लस की तरह खुलेगा। ओपीसी खोलने के लिए आपको एक नॉमिनी भी लगेगा, वो नॉमिनी अपना कंसेंट देता है इन फॉर्म नंबर INC 3। नॉमिनी कब मेंबर बन जाएगा, जब मेंबर का डेथ हो जाएगा और वो इनकेपेबल हो जाएगा, और अगर नॉमिनी अपना कंसेंट को विड्रॉ कर सकता है बाय गिविंग लेटर टू सोल मेंबर एंड द कंपनी। ये वाला पूरा पोर्शन आप थोड़ा देख लीजिएगा ओपीसी में। प्रोस्पेक्टस जो मैंने लिखाया है आपको लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए, प्लीज़ उसको भी गो थ्रू कर लीजिएगा, ताकि प्रोस्पेक्टस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस होते हैं, रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस, सेल्फ प्रोस्पेक्टस, एवरेज प्रोस्पेक्टस, डीम प्रोस्पेक्टस, उसका पूरा डिस्कशन आप ज़रूर से कर लीजिएगा ताकि एग्जाम्स आपका सुपर्ब रहे। डन है क्या? तो कंपनीज एक्ट में मैंने आपको कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस डिस्कस कर दिए जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो इतना ही अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन में फोकस करेंगे तो आपका वो कंपनी लॉ वाला लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। एमसीक्यू के लिए आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए, जो कि हम लोग ने क्लास में बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई किया ही है। ये तो बस एक रिविजन पर्सपेक्टिव पे आपको मैं गाइड कर रहा हूँ, ठीक है। ये कंप्लीट होने के बाद हमारा आ जाता है जो नेक्स्ट टॉपिक, कंपनी लॉ कंप्लीट होने के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है दैट इज बेसिकली अच्छा, कंपनी लॉ में जो मिसलेनियस वाला है वो टॉपिक आपको डिस्कशन मेरा किया हुआ है, आई होप आप उसको समझ ले। डन। अच्छा, फिर आ जाता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लॉन्ग क्वेश्चन के लिए क्या पढ़ना है, देखिए मैं बता रहा हूँ लॉन्ग क्वेश्चन के लिए क्या पढ़ना है। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए क्या पढ़ना है, देखिए नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, ये वाला पूरा पोर्शन आपके लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट ज़रूर करिएगा, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्वासी कॉन्ट्रैक्ट अगर आपको समझ आया तो एकदम क्लियर है। इसमें आपको ये वाला सारे हेडिंग्स याद रखना है। अंदर का क्या है, अंदर का आपको लिखना पड़ेगा अपने वर्ड में, ठीक है। इसको मैंने कोशिश भी किया बहुत ईजी करने का, बट मेरे को लगता है यू हैव टू स्टडी लाइक दिस, ठीक है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है।
माइनर का पोजीशन लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, बट क्योंकि माइनर का पोजीशन लास्ट ईयर आ चुका है तो उसका चांसेस थोड़ा सा कम है। ठीक है, डन है क्या अच्छी तरह से? कुछ डिफरेंसेस आपको पढ़ने मैंने बोला था, जैसे कि वेजरिंग अग्रीमेंट और कंटिंजेंट का, ठीक है, फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन का, कॉन्ट्रैक्ट का हो गया। अच्छा, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स में आप कोशिश करिएगा ड्यूटीज ऑफ बेलर, बेली, ये वाले पोर्शन को आप अच्छी तरह से कवर करिएगा। ठीक है, ये वाले पोर्शन को अगर आप कवर करेंगे तो आपको हेल्प होगा। ओके, सेल्स ऑफ गुड्स में मैं आपको बताऊंगा। सेल्स ऑफ गुड्स में प्लीज़ कोशिश करना कंडीशन एंड वारंटी का डिफरेंसेस पढ़ने का, कंडीशन एंड वारंटी का डिफरेंसेस प्लीज़ पढ़ने का कोशिश करना, कोशिश मैंने करना ही है। अच्छा, केविएट एम्प्टर के एक्सेप्शंस पे फोकस करना, केविएट एम्प्टर के एक्सेप्शन पे फोकस करना। ठीक है, अच्छा, सेल बाय नॉन ओनर्स, नेमो डेट कोड नॉन हैबिट के एक्सेप्शन पे फोकस करना। आइदर डायरेक्ट पूछ सकते हैं या केस स्टडी बेसिस पे पूछ सकता है। केस स्टडी कैसे लिखना मैं एक बार समझा दूंगा, जो बच्चों को नहीं आता है एक बार मैं समझा दूंगा। एग्जाम्स में देखिए, अगर आप पेपर अटेंड कर रहे हैं कोशिश करिएगा कि आप उसमें जो आप पूरा आंसर्स लिख के उसको हाईलाइट कर रहे, क्वेश्चन पॉइंट में रखना आपको बेटर मार्क्स देगा। ठीक है, पैनिक नहीं करिएगा, आराम से सेक्शंस के साथ लिखिएगा। ठीक है, अच्छा, राइट ऑफ अनपेड सेलर, राइट ऑफ अनपेड सेलर अच्छा से करिएगा। मैंने एक और आपको राइट ऑफ अनपेड सेलर के बाद मैंने आपको एक और टॉपिक पढ़ाया था, राइट ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, राइट ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, राइट ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, ये भी आप उसको अच्छी तरह से कवर करिएगा। अच्छा, एनआई में मैंने आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एनआई में प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक, ये पूरा पोर्शन करिएगा। मैंने एक वीडियोस भी आपको दिया था उस हिसाब से। सेक्शन 138 बाउंसिंग ऑफ चेक भी अच्छी तरह से करिएगा। ठीक है, वो पूरा पोर्शन करिएगा। डिफरेंसेस, इसमें जितने भी डिफरेंसेस है कवर करिएगा। 138 वाले बाउंसिंग ऑफ चेक को पढ़िएगा। एलएलपी में मैंने आपको बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स लिखाया था। ठीक है, जैसे कि इसके अंदर मैंने आपको पूरा स्टेप्स लिखाया था। इसका भी शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस होता है, एलएलपी का नाम चेंज होता है। ठीक है, वो सारा पोर्शन जो टॉपिक्स मैंने आपको क्लास में लिखवाया था अब वो पूरा करेंगे। बोलने का मतलब है कि इसके अंदर हम लोग ने स्टेप्स ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग, स्टेप्स टू इनकॉर्पोरेट एलएलपी, शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, इस एलएलपी में हम लोग पढ़े थे। ठीक है, नेक्स्ट चेंज इन नेम वाला पोर्शन। ठीक है, और एलएलपी के वाइंडिंग अप कब होता है उसका भी हम लोग ने पढ़ा था, वो पूरा पोर्शन आप करेंगे एलएलपी में। पार्टनरशिप एक्ट का मैंने अभी जस्ट वीडियो डाला तो उसमें मैंने सब कवर कर दिया। अब देखिए, मैं कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करना चाहता हूँ जिससे आपको समझ आए कि इसको कैसे कवर अप करना है। बिकॉज अगर आपको मैं ये क्वेश्चंस कुछ डिस्कस नहीं करूँगा आपको समझ नहीं आएगा। जैसे कि ये देखो, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एजेसी इशूड नोटिस फॉर होल्डिंग इट्स एजीएम। मतलब एक कंपनी है जो नोटिस इशू कर रहा है 30 सितंबर 23 मीटिंग करने के लिए। ठीक है, नोटिस मतलब मीटिंग एजीएम कब करना है, 30 सितंबर को मीटिंग करना है, राइट। नोटिस वॉज पोस्टेड टू द मेंबर ऑन 7 सितंबर को नोटिस हम अपने तरफ से छोड़ दिए। सम मेंबर, कंपनी के कुछ मेंबर ये कंप्लेन किए कि कंपनी ना प्रोविजंस फॉलो नहीं किया है। देखिए, ये केस स्टडी है। आपको इस केस स्टडी से पढ़कर क्या लग रहा है, ये कौन सा प्रोविजन अट्रैक्ट करता है, नोटिस। तो आपको इसका आंसर किस बेस पे लिखना है, इस केस स्टडी को कितना पार्ट में डिवाइड करना है बताइए। कोई भी केस स्टडी अगर हम लोग के एग्जाम में आता है जो एक सिचुएशनल, एक केस बेस्ड, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशंस पे क्वेश्चंस बनते हैं, अपने को उसका आंसर 3 पैरा में डिवाइड करना है। पहला पैरा रहेगा प्रोविजन, दूसरा पैरा रहेगा फैक्ट एंड तीसरा पैरा रहेगा कंक्लूजन्स। ये बताया हुआ है कि नहीं। पहला पैरा रहेगा क्या बताइए, प्रोविजंस। दूसरा पैरा रहेगा बताइए क्या, दूसरा पैरा क्या रहेगा बताइए, बोलिए आप लोग बोलिए मेरे साथ, फैक्ट्स। और तीसरा प्रोविजन क्या रहेगा, कंक्लूजन्स। देखिए, आप में से ना कुछ बच्चा बोल रहा है, कुछ के बहुतों को एक चीज लग रहा है, डर लग रहा है, डर। पता है, ये डर
ठीक है, लेकिन हम एक बात बता रहे तुमको, तुम मानो या ना मानो, बिलीव करो या ना करो, माँ बाप से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई नहीं है बेटा। एग्ज़ाम देने जाओगे ना जब, तो भगवान को याद करना एक तरफ है, घर में जो भगवान है ना उसका पहले इज्जत दे देना। जाते वक्त, एग्ज़ाम देने के वक्त ना, उस माँ और उस बाप के लिए जाके उनको ना प्रणाम करना एग्ज़ाम जाने से पहले, एकदम दिल से प्रणाम करना। देखना तुम्हारा किसी का दम ही नहीं है तुमको सक्सेस से रोकने का। तुम देख लेना, माँ बाप को एकदम प्रणाम करना एग्ज़ाम देते वक्त। और ये जो डर लग रहा है ना, तुम लोग को अगर लगता है ये डर लग रहा है ना, इसको कैसे ख़त्म करें, तुमको बताया, सारा दिन पढ़ रहे हो ना, 5 मिनट क्या 10 मिनट जाके मम्मी के पास बैठ जाओ और जाके माँ को हग कर लो, गले लग लो, या जो पिता है उसको जाके गले लग लो, उनके पास बैठ जाओ और बोलो उनको डर लग रहा है। बस ये बोल के देखो, ऐसा वो लोग बात बोलेगा ना तुमको, इतना अच्छा बात बोलेगा कि तुम्हारा डर जो है ना वो अपने आप खत्म हो जाएगा, एकदम खत्म हो जाएगा। माँ बाप के चरणों में ही भगवान है बेटा, इधर उधर मत घूमो, एकदम रिलैक्स रहो, माँ बाप को एकदम देखो, उनके आंखों को देखो, उनको एकदम देखो और अपना औकात पता करो। और लोग बोलते हैं ना तुमसे नहीं होगा, तो उनको औकात दिखाने के लिए हम लोग ये कोर्स में, ठीक है, उनको औकात दिखाने के लिए कोर्स में जीवन है, फाड़ देंगे, एकदम अलग कर देंगे, इतना फाड़ देंगे कि पता नहीं चलेगा साला हम कौन है। चलो तो एकदम नाम बड़ा कर लो, आ जाओ, हार नहीं मानेंगे। हाँ साला हार क्या मानेंगे, तुम लोग बोलेगा नहीं हो रहा है सर, अब नहीं हो रहा है, कैसे नहीं होगा बे, ये साला 6 महीना अब जाके बोलेंगे नहीं हो रहा है, अभी तो एकदम लड़ लेना है। बोले तो रिलैक्स करने के लिए माँ बाप के पास चलो जाओ, एकदम आ जाओ। अब देखो भैया इसको लिखेंगे कैसे, मैंने बोला प्रोविजन पे लिखेंगे। इसमें बताइए तो कौन सा प्रोविजन अट्रैक्ट हो रहा है, इस पे प्रोविजन अट्रैक्ट हो रहा है सेक्शन 101 यानी कि नोटिस का। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 101 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, according to section 101 of Companies Act 2013, according to section 101 of Companies Act 2013, according to section 101 of Companies Act 2013, notice for general meeting when served must be served at least 21 clear days before जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग अगर आप कंडक्ट करने चाहते हो, जनरल मीटिंग अगर आप कंडक्ट करना चाहते हो तो नोटिस जो आप सर्व कर रहे हो उन लोगों का गैप कितना होना चाहिए बताइए, एटलीस्ट 21 क्लियर डेज। अब ये 21, अभी देखो अभी मैं प्रोविजन लिख रहा हूँ, ठीक है, 21 क्लियर डेज कैसे कंप्यूट करते हैं, वाइल, मैं डिक्टेट करता हूँ जल्दी होगा, वाइल कंप्यूटिंग 21 क्लियर डेज, जब हम लोग 21 क्लियर डेज कंप्यूट करते हैं, वाइल कंप्यूटिंग 21 क्लियर डेज, डेट ऑफ नोटिस, जिस दिन नोटिस आप डिस्पैच किए हो, डेट ऑफ नोटिस एंड 48 आवर्स फ्रॉम द डिस्पैच ऑफ नोटिस एंड डेट ऑफ मीटिंग मस्ट बी एक्सक्लूडेड। उसके बाद अगर गैप बच रहा है तो 21 डेज होना चाहिए। बोलने का मतलब है कि 7 तारीख को मीटिंग है, 7 तारीख को क्या है, मीटिंग है, 7 तारीख को नोटिस डिस्पैच हुआ है, तो 7 सितंबर क्योंकि नोटिस डिस्पैच हुआ है ये नहीं लेंगे, प्लस 2 दिन और नहीं लेंगे, 8 और 9, क्योंकि ये 2 दिन माना जाता है कि इस 48 आवर्स में सामने वाले को नोटिस सर्व हो चुका है, सामने वाले को नोटिस सर्व हो चुका है। और डेट ऑफ मीटिंग कितना है, 30 सितंबर। ये 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, ये 4 दिन हटाने के बाद चेक करेंगे क्या 21 क्लियर डेज नोटिस है, मतलब 21 का गैप है, यानी कि 9 तारीख से लेके 29 तारीख तक देखेंगे क्या 21 क्लियर डेज का गैप है। द आंसर इज नहीं। कितना दिन है बोलो, 20 डेज। देन तो आप इसको लिखेंगे कैसे भैया, लिखेंगे कैसे, पहले आप प्रोविजन लिख देंगे। प्रोविजन मैंने आपको पूरा भयंकर वे में डिक्टेट किया है, सेक्शन 101 लिख देंगे आप पूरा,
ठीक है। फिर आप फैक्ट्स लिखेंगे। फैक्ट्स में क्या लिखेंगे आप? फैक्ट्स में एकदम सिंपल सा बताएंगे कि कंपनी कंडक्टिंग इट्स मीटिंग ऑन AGM 30 बट नोटिस इज सर्व्ड ऑन 7 सितंबर 2023। बस ये फैक्ट हुआ। कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? फ्रॉम द अबव फैक्ट्स एंड कंक्लूजन, फ्रॉम द अबव फैक्ट्स एंड कंक्लूजन इट इज क्लियर दैट नोटिस डज नॉट हैव 21 क्लियर डेज, it is short of 1 day, it is short of 1 day, hence meeting cannot be valid as valid notice was not served। खत्म। आप लोग बोलते हैं प्रोविजन, फैक्ट एंड कंक्लूजन, बस इसी फॉर्मेट पे लिखना है। प्रोविजन तो वही है जो आप पढ़े हो बाबा, फैक्ट तो क्वेश्चन का शॉर्टर वर्जन है बाबा, ठीक है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, टाइम लिमिट फॉर पेमेंट ऑफ बोनस। ये मैं क्यों लिख रहा हूँ पता है? कभी कभी क्या होता है, बोनस यानी कि जो हम लोग कोड ऑन वेजेस पढ़े थे, बोनस क्योंकि मैंने उसको इंपॉर्टेंट बोला था, उसके अंदर आप लोग वो सेट ऑफ, कैरी फॉरवर्ड सब पढ़े थे, बट एक क्वेश्चन है जो अनटच्ड, मतलब पढ़ाया हुआ था, पढ़े तो हो बट लॉन्ग क्वेश्चन को हो सकता है पूछ ले कि व्हाट इज द टाइम लिमिट ऑफ फॉर पेमेंट ऑफ बोनस, टाइम लिमिट फॉर पेमेंट ऑफ बोनस। तो बोनस कब पे होना चाहिए? देखिए, जो भी बोनस पे होता है एम्प्लॉय को, वो बैंकिंग चैनल से होता है। उसको पेमेंट करना है 8 मंथ के अंदर फ्रॉम द क्लोज ऑफ अकाउंटिंग ईयर। जो भी अकाउंटिंग ईयर है, जैसे कि 31 मार्च मेरा खत्म हुआ, वहां से 8 महीना के अंदर मेरे को बोनस पे कर देना है। क्या ये 8 महीना बढ़ के डेट आगे बढ़ सकता है? तो बोल रहे हैं हाउएवर टाइम लिमिट कैन बी एक्सटेंडेड। ये जो टाइम लिमिट है इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। कौन एक्सटेंड करेगा? एजी मतलब एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इस 8 महीना को एक्सटेंड कर सकता है। क्यों एक्सटेंड करेगा? हो सकता है एम्प्लॉयर रिक्वेस्ट किया हो कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, हम ना 8 महीना के अंदर ना बोनस नहीं दे पाएंगे, प्लीज एक्सटेंड कर दो। तो गवर्नमेंट एक्सटेंड कर सकता है, लेकिन मैक्सिमम कितना एक्सटेंड कर सकता है? 2 साल के लिए, ठीक है। और मान लीजिए कि कुछ डिस्प्यूट चल रहा है, 2 लोग, जैसे एम्प्लॉयर में डिस्प्यूट चल रहा है बोनस का अमाउंट लेके, तो लॉ बोलता है उस केस में 1 महीना के अंदर पेमेंट होगा। कहाँ से? अवार्ड से। मतलब डिस्प्यूट चल रहा है, मतलब केस चल रहा है, वो लोग कोई जजमेंट देगा, अवार्ड देगा, जजमेंट का अवार्ड बोल रहे, अवार्ड देगा, वहां से 1 महीना, मतलब केस सॉल्व हुआ, वहां से 1 महीना के अंदर पेमेंट होना चाहिए। आर वी थ्रू विद दिस? व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट डिस्प्यूट मतलब क्या होता है? झमेला चल रहा है बोनस का अमाउंट लेके, ठीक है। तो ये थोड़ा फोकस करिएगा आप क्वेश्चंस के लिए, एकदम सेम वे में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बोनस इशू मैंने आपको पहले ही बोला था, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर मैंने आपको पहले ही बोला था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है आपको व्हाट इज नेसेसरी फॉर फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप। क्या जरूरत है एक पार्टनरशिप को फॉर्म करने के लिए, और एक्सप्लेन करिए पार्टनरशिप एट विल, इज इट डिफरेंट फ्रॉम पर्टिकुलर पार्टनरशिप। ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो नॉर्मली ये पूछ लेगा ना व्हाट इज नेसेसरी फॉर फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप। कुछ मेरा एकदम महागोगा बच्चा आज तक तो प्रोफेशनली उतना ध्यान दिया नहीं, रटा है, तो खोमा में चला जाएगा। व्हाट इज नेसेसरी, पार्टनरशिप करने के लिए क्या जरूरत होता है? कि देयर मस्ट बी अ पार्टनरशिप अग्रीमेंट। वहां पे आप शेयर ऑफ प्रॉफिट का बात करें और उन लोगों के बीच में म्यूचुअल एजेंसी होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे ही ये एग्जिस्टेंस पे आएगा आप पार्टनरशिप खोल सकते हो। पार्टनरशिप एट विल का सेक्शन है 7, पर्टिकुलर पार्टनरशिप का सेक्शन है 8। नाउ व्हाट इज पार्टनरशिप एट विल? पार्टनरशिप एट विल का मतलब होता है इच्छा अनुसार अपने धंधा को करना। एक ऐसा पार्टनरशिप जिसमें कोई भी तरह का प्रोविजन नहीं है, कोई भी तरह का प्रोविजन बनाया ही नहीं गया पार्टनर के बीच में रिलेटिंग टू ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। कब तक धंधा करेंगे इसके बारे में बताया नहीं गया है। ये पार्टनरशिप कभी भी डिसॉल्व हो सकता है विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। एंड येस इट इज डिफरेंट फ्रॉम पर्टिकुलर पार्टनरशिप, बिकॉज पर्टिकुलर पार्टनरशिप एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए खुलता है और ये वो जब पर्पस खत्म होता है पार्टनरशिप खत्म हो जाता है। अब देखिए ये रहा एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन फिर आपके सामने है। देखिए क्या है, एक अश्विन नाम का एक सड़ा हुआ आदमी है, ठीक है, हु वॉज एन एम्प्लॉय ऑफ टेलीविजन लिमिटेड। वो एम्प्लॉय है किसका बताइए? टेलीविजन लिमिटेड का एम्प्लॉय है, ठीक है। जो रिटायर कब हुआ है बताइए? 1 जनवरी 2023 में वो रिटायर हुआ है आफ्टर 30 इयर्स ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस। 30 साल का कंटिन्यूअस सर्विस देने के बाद वो रिटायर हो गया, ठीक है, प्रॉपरली वो रिटायर हो गया 30 साल का कंटिन्यूअस सर्विस देने के बाद। एक सेकेंड बेटा, चलिए पागल हो जा रहा हूँ भाई, इधर देख। रिटायर किया अश्विन, ठीक है,
द कंपनी डिड नॉट पे द अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी टू अश्विन टिल द एंड ऑफ दिसंबर 23। मतलब बंदा रिटायर किया 1 जनवरी 23 को और दिसंबर 23 तक कंपनी ने कोई भी तरह का ग्रेचुइटी पेमेंट नहीं किया। आपसे पूछ रहा है अश्विन क्लेम करना चाहता है अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। डिसाइड, क्या अश्विन ये कर सकता है, क्या वो इस क्लेम में सक्सीड होगा? देखिए बेटा, आप ये पढ़े हुए हो कि ग्रेचुइटी कैसे क्लेम कर सकते हैं अगर किसी का पेमेंट नहीं है, बट ये केस स्टडी में आपको लिखना है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा बताइए? प्रोविजन। दूसरा क्या लिखना पड़ेगा? फैक्ट। तीसरा क्या लिखना पड़ेगा बताइए? कंक्लूजन्स। तो देखिए क्वेश्चन में अगर प्रोविजन पूछा तो ये रहा प्रोविजन, ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, मैं एक बार फिर रिवाइज कर दे रहा हूँ ताकि बच्चे का तजो क्या सलाह तोतला रहे हम जो भी है तरो ताज़ा हो जाए, ऐसा कुछ। इधर आ जाइए, देखिए क्या बोल रहा है। इफ एम्प्लॉयर फेल्स टू पे ग्रेचुइटी, अगर एम्प्लॉयर फेल कर जाता है ग्रेचुइटी पे करना, कितना दिन में? 30 दिन के अंदर फ्रॉम द टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आज मेरा नौकरी छूटा, आज हम नौकरी छोड़े, आज से 30 दिन के अंदर एम्प्लॉयर को मेरे को ग्रेचुइटी पे करना था, ठीक है, टाइम आ चुका है पेमेंट करने का। लेकिन अगर वो नहीं कर पाया, देन इफ एम्प्लॉयर फेल्स टू पे ग्रेचुइटी विद इन 30 डेज ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, देन क्या होगा? कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास पावर दिया गया है कि वो सर्टिफिकेट इशू करेगा, जिसको हम लोग रिकवरिंग सर्टिफिकेट बोलते हैं, किसको? कलेक्टर को, ताकि वो रिकवर करे हम लोगों से, ठीक है। लेकिन ये कंट्रोलिंग अथॉरिटी ये ऑर्डर पास करने से पहले, ये सर्टिफिकेट इशू करने से पहले कंट्रोलिंग अथॉरिटी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा, किसको? एम्प्लॉयर को, ठीक है। एम्प्लॉयर लायबल है मेरे को पे करने के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ 30 डेज टिल एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट। टिल एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट बोलने का मतलब है कि जब 30 दिन खत्म हुआ वहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट पे वो मेरे को पेमेंट करेगा। कब तक? जब तक वो मेरे को एटलीस्ट पेमेंट ना कर दे। और कभी भी इंटरेस्ट इतना पे नहीं हो जाएगा जो अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी से पेबल हो जाएगा। मान लो ग्रेचुइटी पेबल था 5 लाख, इंटरेस्ट ही 5 लाख से ज़्यादा हो गया, वो नहीं अलाउड है, ठीक है, याद रहेगा। एक चीज़ और, एक लाइन था हम लोगों के मैथ में, मैं आपको याद दिला देता हूँ, वहाँ लिखा हुआ था recovery of gratuity will be done as if it is an arrear of land revenue। याद आ रहा है? उसको यहाँ ऐड करिएगा, आपका ये वाला केस स्टडी हो जाएगा। बोलने का मतलब है ये जो है ना, ये आप सारा कुछ लिखेंगे प्रोविजन में। फैक्ट में क्या लिखेंगे? फैक्ट में जो सच है, अश्विन रिटायर किया 1 जनवरी 2023 को, 30 साल के बाद कंपनी ग्रेचुइटी नहीं पे किया टिल दिसंबर 23 तक, टिल दिसंबर 23 तक उसको ग्रेचुइटी पे नहीं किया, ये फैक्ट है। कंक्लूजन क्या है? फ्रॉम द अबव फैक्ट एंड कंक्लूजन इट इज क्लियर दैट, देखो जो क्वेश्चन पूछता वही वहां से कंक्लूजन वैसे ही स्टार्ट होता है। क्या अश्विन सक्सीड होगा? यस, from the above fact and from the above fact and provision it is clear that Ashwin will succeed in his claim, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी। अभी ये सब मैंने आपको बता दिया। अच्छा, डेमोन्स्ट्रेट द मेथड्स ऑफ एडीआर प्रोसेस इन इंडिया। डेमोन्स्ट्रेट्स द मेथड ऑफ एडीआर प्रोसेस इन इंडिया। एडीआर प्रोसेस मतलब जानते हैं, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस। कुछ एडीआर के बारे में पूछ रहे हैं, क्या होता है देखिए। एडीआर क्या है? डेमोन्स्ट्रेट द मेथड्स, मतलब एडीआर क्या है एक्चुअल में, ये बोलने मांग रहे हैं, ठीक है। एडीआर क्या है? बेसिकली एडीआर क्या है? मेथड है डिस्प्यूट सॉल्व करने का आउटसाइड द कोर्ट, और इसमें कोई भी तरह का लिटिगेशन प्रोसेस नहीं होता। लिटिगेशन मतलब केस फाइल नहीं होता, सूट फाइल नहीं होता है, ठीक है, बाहर होता है। इसका मेथड में क्या क्या था? आर्बिट्रेशन, मेडिएशन, कंसिलिएशन, नेगोशिएशन एंड अदर्स, ठीक है। एडीआर एक्चुअली एक्सेप्ट किया जा रहा है लार्ज नंबर ऑफ पीपल द्वारा, बहुत बड़े संख्या में लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये स्पीडी रेजोल्यूशन देता है डिस्प्यूट्स का, ठीक है। इसके मेथड हेल्प करते हैं पार्टी को रिजॉल्व करने के लिए डिस्प्यूट एट देयर ओन टर्म्स में हेल्प करते हैं उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए। इसको यूज़ किया जाता है सिविल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, फैमिली केसेस में, ठीक है। टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डिलेड जस्टिस एडीआर इज देयर। ये कॉमन सेंस है, इसको आप एक बार गो थ्रू कर लेगा, इसका डिस्कशन हम लोग किए थे, ठीक है। अच्छा, क्रिटिकली एग्जामिन द फंडामेंटल राइट्स टू इक्वालिटी।
क्रिटिकली एग्जामिन द फंडामेंटल राइट्स टू इक्वालिटी। फंडामेंटल राइट्स के बारे में, राइट टू इक्वालिटी के बारे में आपको बोल रहे डिस्कस करने, तो बेसिकली आपको आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 डिस्कस करने बोल रहा है। आर्टिकल 14 बोलता है राइट टू इक्वालिटी होना चाहिए। आर्टिकल 15 याद है जहाँ पे हम लोग सीखे थे कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, सेक्स, कास्ट एक्सेट्रा, रिलीजन, वो सब, ठीक है। पब्लिक प्लेसेस में एक्सेस मिलेगा, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वो वाला 14 से आर्टिकल 18 वाला जो पोर्शन है ना, 19 से पहले जितना वाला वो थोड़ा करके डिस्कस कर देना है। अच्छा, ये अपने कोड ऑन वेजेस में पढ़े। कॉम्पोजिशन पूछ रहा है और फंक्शन पूछ रहा है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड का। भाई हम तो बोलेंगे ये कर ही लेना, ये इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव पे कैलकुलेट होगा, आप थोड़ा सा इसको कर लेना, राइट, ये थोड़ा सा ध्यान दे लेना। आ जाओ रे बाबा। हाँ, स्टेट द प्रोसीजर ऑफ पासिंग ऑफ मनी बिल। मैं इसका ऑडियो आपको दूंगा, इसका ऑडियो दूंगा भयंकर वे में, ठीक है, आपका हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए एनआई तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ही लिया था, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, राइट। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में जो आपको पढ़ना है वही पढ़ेंगे। फिर भी यहाँ पे ना एक केस स्टडी है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, बट उसके पहले ये देखो, देयर आर पर्पस ऑफ ईएसआई फंड्स। पर्पस ऑफ ईएसआई फंड मतलब ये ईएसआई फंड को आप एक्चुअल में क्या काम का आता है, समझ आ रही है, ईएसआई फंड क्या क्या काम का आता है। ये क्लास में अपने पढ़े हुए, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। हम लोग इससे बेनिफिट देते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट करवाते हैं, जो हम लोग का मतलब इंश्योरेंस हुआ है और उसके परिवारों का। फीस एंड अलावेंसेस पेमेंट करते हैं मेंबर्स का, कॉर्पोरेशन का, स्टैंडिंग कमेटी, मेडिकल बेनिफिट काउंसिल। अगर आप ईएसआई चैप्टर पढ़े तो आपको पता है ये लोग क्या, इसका हम लोग फीस पेमेंट करते हैं। सारे वो फंड में जो पैसा उसी से ना, जो भी मीटिंग का खर्चा होता है, मीटिंग करना पड़ता है ना ईएसआई कॉर्पोरेशंस को, तो उसका खर्चा भी हम लोग इस फंड से यूज़ करते हैं। ऑडिट करवाते हैं कॉर्पोरेशन के अकाउंट्स का, उसका भी खर्चा ईएसआई फंड से पेमेंट होता है। और ईएसआई कोड जो स्टैब्लिश है उसको भी मैनेज हम लोग इसी फंड से करते हैं। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। मैं आपको क्वेश्चन पढ़ाता हूँ। देखिए, अगर एनआई का केस स्टडी आया तो ये आ सकता है, इसीलिए मैं आपसे डिस्कस कर ले रहा हूँ। देखो, लास्ट है बेटा, पक्का लास्ट है, हो गया बेटा। डर draws a bill of exchange payable on himself on Jan, ठीक है, who accepts the bill without consideration. Dar transfer the bill to Goga for good consideration. State the rights of Dar and Goga. देखो हम बताते क्या हो रहा है। ये एक बंदा है जिसका नाम डर है, ठीक है, और ये एक बंदा है जिसका नाम जान है, ठीक है, और एक बंदा है जिसका नाम गोगा है। हुआ क्या कि डर जो है ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाया, किसके नाम पे, जान के नाम पे, ठीक है। जान उस बिल्स ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट कर दी, मतलब जान एक्सेप्ट कर दी, लेकिन ये जो बिल्स बनाया ना, इन दोनों के बीच में कोई भी तरह का कंसिडरेशन इन्वॉल्व था ही नहीं, कोई लेन देन नहीं था, ऐसे ही बिल बना दिया, ठीक है। तो अब इसके पास बिल आ गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जो बनाता है उसके पास बिल आता है। डर को याद आया कि उसको पेमेंट करना है गोगा को, तो वो गोगा को पेमेंट कर दिया, जिसमें कुछ कंसिडरेशन था, कंसिडरेशन इन्वॉल्व था। इन लोगों में कोई कंसिडरेशन नहीं, ऐसे ही बनाया, ड्रॉ ऐसे बना दिया, वो एक्सेप्ट भी कर ली, हाँ ठीक है चलो एक्सेप्ट कर लेते, और गोगा को दे दिए बिना कोई कंसिडरेशन के। देखिए यहाँ पे हम जब वर्ड यूज कर रहे हैं बिना कोई कंसिडरेशन के ना, आधा जन कोमा में आ जाएगा। आधा जन कोमा में आ जाएगा मतलब क्या, ये इंसान जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाया तो इससे कोई कंसिडरेशन उसको नहीं आया था, ऐसे ही बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना दिया पागल लोग की तरह। और यही बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये बाद में क्या किया, ट्रांसफर कर दिया गोगा को, लेकिन गोगा से उसको लेन देन था। तो देखो ये क्या वही बोल रहा है, सेक्शन 43 बोलता है कि अगर एक नेगोशिएबल ड्रॉन होता है, मतलब जो बनाता है या एक्सेप्ट करता है, बनाने वाला, देने वाला, एक्सेप्ट करने वाला, बिना कंसिडरेशन का होता है, या फिर कंसिडरेशन होता है बट फेल हो जाता है, कुछ ऐसा कंसिडरेशन है जो पॉसिबल ही नहीं है परफॉर्म करना, फेल हो जाता है, तो वैसा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कोई भी तरह का ऑब्लिगेशन नहीं लगाता पेमेंट करने का बिटवीन पार्टीज। यानी कि इन लोगों पे कोई कंसिडरेशन नहीं है, तो इन लोगों के बीच में कोई भी तरह का ऑब्लिगेशन नहीं आता। यानी कि सुनो ना, ये जो है अपना जान का कोई मतलब जान का कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो इसको डर को कोई भी तरह का पेमेंट करे। लेकिन अगर कोई पार्टी ट्रांसफर कर देता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट फॉर अ कंसिडरेशन टू अ होल्डर, देन एवरी सब्सिक्वेंट होल्डर कैन सू प्रायर पार्टी। बोलने का मतलब है
बोलने का मतलब है कि ये बंदा इसको नो कंसिडरेशन पे दिया, ये लोग का कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, लेकिन ये इसको दिया तो कंसिडरेशन पे दिया, तो ये सब्सिक्वेंट होल्डर है और इसके पास फुल राइट आ जाता है, इसके पास फुल राइट आ जाता है इसको केस करने का और इसको भी केस करने का। आर वी थ्रू विद दिस? ये रहा इसका प्रोविजन। ओके ओके बेटा, अब मेरा बात ध्यान से सुनो। अब आखिरी 2 मिनट बोलेंगे एंड होप आप उसको प्लीज अपने लाइफ के लिए कंसिडर करिए। मेरा और तुम्हारा जर्नी इंटर का आज खत्म होता है। मैंने अपना सारा एफर्ट्स डाल दिया, मेरे को जितना डालना था मैंने सारा डाल दिया, मेरे लिए जितना पॉसिबल है मैंने सारा डाल दिया। जो बच्चे मेरे को जानते हैं बहुत दिनों से, वो सब कुछ जानते हैं कि हम कैसे चीज़ों को मैनेज करते हैं और कैसे एफर्ट्स डालते हैं ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाए। मेरा मेहनत अब ख़त्म होता है यहाँ पे। मैं आऊँगा आपसे मिलने, ज़रूर आऊँगा एग्ज़ाम्स में मिलने आपसे, लेकिन एक रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, प्लीज़ हार मत मानो, प्लीज़ 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 प्लीज़। आज मेरे को नहीं पता कौन कौन ये वीडियो देख रहा है, हो सकता है कुछ ऐसे लोग भी देख रहे हैं जिनसे मेरे को नफ़रत है। मेरे को नफ़रत है मतलब मैं किसी से नफ़रत नहीं करता, उनको मेरे से नफ़रत है, या वो बहुत लोग हैं जो मेरे से प्यार भी करते हैं। ठीक है, आप प्लीज़ हार मत मानना, अच्छा से दो बेटा, ये लास्ट लाइफ का मौका है, इसको गंवाना मत, एकदम अच्छा से दे दो एग्ज़ाम्स। फिर बहुत मस्त लाइफ है, फिर बोरियत है, फिर याद करोगे ये सब पढ़ाई, तो ये सारा काम आएगा बेटा। मैंने अपने सारे रिसर्च करके जो मेरे से हुआ मैंने आप लोगों को प्रेजेंट किया। आपको लगेगा सिलेबस कंप्लीटेशन कैसे होगा, सब होगा, याद कैसे रहेगा, बट मेरे को लगता है आपके लिए पॉसिबल है, आपके लिए पॉसिबल है बेटा, आप कर सकते हो। हारना नहीं बेटा, हारना मतलब ख़त्म हो जाओगे। प्लीज़ अगर आप हो अपने लाइफ में कुछ करने के लिए देन प्लीज़ करो, प्लीज़। अब हम अपना माइक ड्रॉप करेंगे, एंड करेंगे अपना रिलेशन इंटर का आपसे, और विश करेंगे दिल से कि आप सक्सेसफुल हो। एंड वी मेड इट गाइस, वी मेड इट। हम लोग अपना 7 महीना का जर्नी कंप्लीट किए एंड यस वी मेड इट। हार नहीं माने, मस्त किए एंड वी मेड इट। जब एक बच्चा जो CA, CMA, CA जैसा कोर्स करता है ना, वो खुद में ये गुर्दा रखता है, वो वीक ही नहीं होता, वो वीक माना ही नहीं जाता। एक बंदा जब एक CA जैसा कोर्स, CMA जैसा कोर्स, एक CS जैसा कोर्स करता है ना, इसको गुर्दा होता है उसमें, वो खुद में एक आग होता है। कैसे बोल दे कि वो ये कोर्स उसके लिए नहीं बना, वो चूज ही करने में गुर्दा है। ये एक ऐसा कोर्स है जहाँ पे हम लोग अपने पर्सनल लाइफ सड़ के ख़त्म हो जाता है, कुछ नहीं बचता है, अकेले रहता है, वही स्ट्रगल, वही मेहनत, सब कुछ वही चीज़ वापस से दोहराना, पढ़ना, लिखना, पूरा पागल हो जाते हैं हम लोग ये कोर्स में। लेकिन यही कोर्स को हम लोग रिस्पेक्ट देके कुछ ना कुछ करेंगे। सी यू अगेन। कमेंट्स में सपोर्ट ज़रूर दिखाइएगा। मैं ये अब क्यों बोलता हूँ सपोर्ट, मैं कोई भीख नहीं मांगता आपसे। सपोर्ट इन द सेंस में ये नहीं लिखता कि आप लिखे सपोर्ट, ना, कनेक्टेड, कि यस वी आर कनेक्टेड विथ यू सर, वी आर कनेक्टेड विथ यू। मेरे को अच्छा लगता है कि मेरे कुछ बच्चे कनेक्टेड है मेरे से, चाहे आप मेरे बच्चे हो या ना हो, आउटसाइडर भी हो, फिर भी एक कनेक्शन इंपॉर्टेंट है, रिलेशन इंपॉर्टेंट है। आज मैं हूँ, कल मैं नहीं रहूँगा, परसों मर जाऊँगा, धंधा खत्म है। ठीक है, मरना सबको है, आज हम नहीं है, कल हम नहीं रहेंगे, बट एक रिलेशन याद रखेंगे। ठीक है, चलो, लव यू, विश यू अ वेरी 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 गुड लक।